फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नीट 2021 बायोलॉजी का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 140 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज़। तो आपको पता है कि मैच्योरिटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर पाया जाता है एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक का ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो यहाँ पे पॉलीगोनम टाइप जनरली पाया जाता है। इसको अगर आप क्लासीफाई करना चाहें तो पॉलीगोनम टाइप, और ये एंडोस्पोरिक और मोनोस्पोरिक टाइप का कहा जाता है अगर आप इसके और क्लासिफिकेशन जानना चाहें तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के केस में। तो यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो चलाजल एंड है उसमें आपको 3 एंटीपोडल सेल्स दिखाई देते हैं। बीच में आपको एक सेंट्रल सेल यानी पोलर न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं जो कि 2n कंडीशन में होता है, जो आगे जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे माइक्रोपाइलर एंड पे, तो यहाँ पे आपको 2 सिनर्जिड्स दिखाई देंगे और एक ये एक्सेल आपको दिखाई देगा, जिससे आके एक मेल गैमेट फ्यूज़ होगा, जिसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जब एग सेल के साथ में मेल गैमेट आके फ्यूज़ होगा। वहीं जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ यानी जो 2n कंडीशन में है उनके साथ में एक मेल गैमेट फ्यूज़ होगा तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN का फॉर्मेशन करने में मदद करेगा, जो कि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल एज द रिजर्व फूड मटेरियल। तो आपको पता है मैनिटोल और लैमिनारिन ये दोनों जो रिजर्व फूड मटेरियल हैं वो होते हैं ब्राउन एल्गे के। तो ब्राउन एल्गे इसमें से अगर आप देखेंगे तो एक्टोकार्पस यहाँ पे ब्राउन एल्गे है। वहीं अगर आप देखेंगे वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स ये तो ग्रीन एल्गे है, यानी यहाँ पे क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। और ग्रासिलेरिया जिलीडियम ये सब रेड एल्गे के मेंबर्स हैं। यहाँ पे एक्टोकार्पस जो है फियोफाइसी का मेंबर है यहाँ पे, यानी ब्राउन एल्गे, जिसमें लैमिनारिन और मैनिटोल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक्टोकार्पस है और इसका अगर आप कलर गौर से देखेंगे तो ब्राउन कलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है जेनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज। तो यहाँ पे एक मेल स्पोर होता है और एक फीमेल स्पोर होता है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर है, इसलिए इसे हम हेट्रोस्पोरस कहेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होंगे नीट के, तो इसमें आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार और भी पूछा गया है। तो इससे समझ में आता है कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप एवोल्यूशनरी वे में देखेंगे तो हेट्रोस्पोरस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले जो अगर आप देखेंगे ग्रीन एल्गे उनका ज़्यादातर होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, यानी जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन आगे आगे जैसे एवोल्यूशन हुआ तो उसमें आप देखेंगे एंजियोस्पर्म्स या फिर जैसे यहाँ पे टेरिडोफाइट्स हैं उनका सबका जो होता है हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा हेट्रोस्पोरस, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय। तो आपको पता है म्यूटेशन के लिए हम गामा रेडिएशंस यूज़ करते हैं। आप कहेंगे गामा रेडिएशंस ही क्यों? क्योंकि गामा रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है और एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो जैसे ही आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज़ करेंगे तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो भी इंक्रीज़ होगी। और जितना ज़्यादा एनर्जेटिक कोई भी रेडिएशन आप इंसिडेंट कराएंगे तो वहाँ पे DNA में म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा रेज, यानी ऑप्शन 4। जिएटिन और काइनेटिन अगर आप देखेंगे तो साइटोकाइनिन्स के टाइप हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। जिएटिन आपको पता है जी मेज से मिला था, यानी मेज जिसे हम कहते हैं उसमें से मिला था, तो इसलिए ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और इंफ्रारेड की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है कि उससे म्यूटेशंस कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो ये इकोलॉजी का अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा तो इसमें आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्लस यानी होता है कि पॉजिटिवली इफेक्ट करना,
ज़ीरो यानी होता है कि न्यूट्रल यानी कोई भी इफ़ेक्ट ना होना, और नेगेटिव यानी होता है कि एडवर्सली अफेक्ट करना। तो यहाँ पे एमेंसेलिज्म कंडीशन में आपको पता है कि एक जो स्पीशीज़ है उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, वहीं जो दूसरी स्पीशीज़ वो न्यूट्रल कंडीशन में रहते हैं यानी उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मैं आपको बाकी ऑप्शंस भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी एक स्पीशीज़ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है और सेकेंड के ऊपर न्यूट्रल कंडीशन है तो उसे कॉमेंसेलिज्म कहा जाता है। तो ये कॉमेंसेलिज्म का कंडीशन है। अगर एक स्पीशीज़ बेनिफिट है और दूसरी स्पीशीज़ को भी बेनिफिट है तो ये म्यूचुअलिज्म या फिर प्रोटो कॉर्पोरेशन हो सकता है। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म या फिर प्रोटो कॉर्पोरेशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो रिलेशनशिप है वो ऑब्लिगेटरी है कि फैकल्टेटिव है। फिर अगर आप फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों को भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो ये कंपटीशन हो सकता है क्योंकि कंपटीशन में दोनों भी स्पीशीज़ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम है टीआरएनए को बनाना। इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, RMT 1, 2 और 3। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो rRNA को सिंथेसाइज करता है, जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो mRNA को सिंथेसाइज करता है यानी ट्रांसक्राइब करता है, जो आप जनरली पढ़ते हैं। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो टीआरएनए को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हमें आरएनए पॉलीमरेज 3 के रिगार्ड्स में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि और किसी भी ऑप्शंस में टीआरएनए आप देखेंगे तो नहीं दिया गया है। और अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड की होगी तो आपको वहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज 3 का ये लाइन मिल जाएगा जिसमें लिखा गया है कि इट ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए 5S rRNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, यानी इसमें से 3 ऑप्शन जो है वो गलत हैं और हमें इसमें से करेक्ट पेयर पहचानना है। तो यहाँ पे दिया गया लूज पेरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग लेंस शेप्ड ओपनिंग इन बार्क। तो लेंस शेप्ड ओपनिंग इन द बार्क को हम लेंटी सेल्स कहते हैं। यहाँ पे आपको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा दिया गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा यानी स्पॉन्जी मेसोफिल और पैलिसेड पेरेन्काइमा ये सेल्स होते हैं वो लीफ में पाए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो बार्क में अगर आपको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा मिलेगा भी तो वो लेंस शेप्ड नहीं होता है, लेंस शेप्ड लेंटी सेल्स को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन में है लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीफ। तो ये डिस्क्रिप्शन अगर आप अच्छे से रीड किया होगा आपने एनसीईआरटी तो आपको पता होगा बुलीफॉर्म सेल्स का है। यहाँ पे आपको सब्सिडरी सेल्स दिया गया, ये भी गलत है। सब्सिडरी सेल्स जो है वो स्टोमाटल एपरेटस का पार्ट है, तो ये स्टोमा का ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दिए गए इन डाइकॉट लीव्स वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल सेल्स। तो इसे हम बंडल शीथ सेल कहते हैं, बंडल शीथ सेल। और यहाँ पे आपको दिया गया है कंजक्टिव टिश्यू, तो कंजक्टिव टिश्यू गलत है। यहाँ पे बंडल शीथ सेल होता तो ये करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन से देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। फिर भी आप एक बार रीड करके देख लीजिए, सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग। तो ये बात सही है, जब हम कैम्बियम बनाने के लिए मेडुलरी रेस का जो सेल यूज़ करते हैं उसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है, जो कैम्बियल रिंग को पूरा कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल है वो लीफ में पाया जाता है, और ये बंडल शीथ सेल जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल को सराउंड करने के लिए थिक वॉल सेल्स होते हैं। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो स्टोमा है यानी ओपनिंग जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और यहीं पे सब्सिडरी सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं बुलीफॉर्म सेल्स जो कि कलरलेस सेल्स होते हैं, ग्रास में पाए जाते हैं। जब भी वाटर की स्कैसिटी होती है तो ये फोल्ड होकर लीफ को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए होते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रासेस में वाटर सेव करने के लिए। थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का आपको रोल दिखाया गया है। ये जो बीच में है, ये दोनों रीजन के बीच में ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल है वहाँ पे फेसिकुलर कैम्बियम है, जो कि कंप्लीट रिंग बनाने के लिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसे कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड PBr322 हैज़ PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है दैट कन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। अगर आपको PBr322 का स्ट्रक्चर नहीं भी याद है तो यहाँ पे आपको इनफ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आप इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कर सकें। आगे क्या दिया गया, इफ़ दिस एंजाइम इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन एन ई कोलाई स्ट्रेन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो कंडीशन दिया है उसे समझिए। यहाँ पे प्लाज्मिड जो है यूज़ किया गया है वो है PBr322। इसमें से अपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जो जीन था वहाँ पे PST1 का साइट था, वहाँ पे आपने इसको कट कर दिया है। तो इसकी वजह से जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन है वो अच्छे से ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगी और एज अ रिज़ल्ट उसका जो प्रोटीन था यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए जो भी ये सेल ई कोलाई का जो सेल था वो प्रोटीन बना रहा था वो अब इफ़ेक्टिवली नहीं बना पाएगा ई कोलाई। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नोवेल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी। तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इसका एक प्रोटीन बनाने का जो एबिलिटी है वो कम हुआ है, ना कि ड्यूअल एबिलिटी वाला प्रोटीन बनाने का कोई कंडीशन देखा गया है। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। तो ये बात सही है क्योंकि यहाँ पे आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जीन को ही कट कर दिया है, तो इसकी वजह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जो प्रोटीन है वो नहीं बन पाएगा। द ट्रांसफॉर्म सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइड। तो ये वाली बात गलत है क्योंकि यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लॉस्ट हो चुकी है, तो वो एबिलिटी गायब हो जाएगी यहाँ पे। इट विल लीड टू द लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल। तो ये बात भी गलत है, लाइसिस नहीं होता। ये एक प्रैक्टिकली यूज़ किया गया मेथड है जिसमें सेल को यूज़ किया जाता है। अगर लाइसिस हो जाता तो उसे हम आगे यूज़ कैसे करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है यहाँ पे आप PST1 का कटिंग साइट देख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। वही अगर आप टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस में देखेंगे तो BAM-H1 का रेस्ट्रिक्शन साइट आपको NCERT में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम रीजन्स इन द DNA सीक्वेंस कॉल्ड एज। तो आपको पता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम DNA के सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं और इस एनालिसिस से हम पता लगाते हैं कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे आपको पता है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का आप DNA फिंगरप्रिंटिंग करके पता लगा सकते हैं कि वो किसका एग्जैक्टली सन है या फिर किसकी डॉटर है। तो यहाँ पे हम कौन से सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वो होता है रेपिटेटिव DNA। तो यानी जो मोस्टली रेपिटेटेड होता है, टैंडेमली रिपीटेड यानी VNTRs वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ये यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये भी NCERT की एक डायरेक्ट लाइन है। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन NT इज इक्वल्स टू N0 e रेज टू RT। E रिप्रेजेंट्स, तो ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है। जिसने एक बार NCERT नहीं भी पढ़ी हो तो उसने केमिस्ट्री या फिजिक्स में तो इसे ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दिया बेस ऑफ ज्योमेट्रिक लोगैरिथम, गलत। द बेस ऑफ नंबर लोगैरिथम, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लोगैरिथम और द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्योंकि आपको पता है ln यानी जो नेचुरल लॉग है उसका जो बेस होता है उसे हम e से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू अराउंड 2.7 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। तो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।